नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन है क्या, इसका पैटर्न क्या होता है और एग्जाम को देने के बाद एस्पिरेंट क्या क्या ज्वाइन कर सकता है। जब मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, हम अच्छी रैंक हासिल करते हैं, उसके बाद हमारा दाखिला होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। बच्चा अपनी इंग्लिश को अभी से कैसे इंप्रूव कर ले, बिकॉज इंग्लिश उसके रिटर्न में नहीं, एसएसबी के लिए भी बड़े काम आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड। सर इसने मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है 10th के बाद, उसको क्या करना चाहिए और क्या वो एनडी में जा सकता है। मैथ्स ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसका मैथ्स वीक है वो एनडी नहीं जा सकते। इट्स जस्ट दैट कि यूपीएससी ने एक पैटर्न सेट किया है कि जो जो इस चीज को पार करता जाएगा वो अगले स्टेप पे बढ़ता जाएगा। एसएसबी वास्तविकता में है क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है। फौज को चाहिए एक कच्चा आटा, एक रो चीज, और उस रो चीज का मेरा मन करा पूड़ी बनाने का तो आज मैं पूड़ी बना लूँ, आज मेरा मन कर रहा है रोटी बनाने का तो मैं उसको कन्वर्जन कर सकता हूँ। मतलब जो हर कंडीशन में खुद को मोल्ड कर सकता है, वो एसएसबी डिमांड करता है। तो जब भी आप अपने आप को फिजिकली तैयार कर रहे हो तो मेंटली आप अपने आप ही स्ट्रांग होते चले जाते हो। जब हम विमेन कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर रही हैं हर एक चीज़ में कि हम लोगों को और कहीं एग्जाम्पल के लिए जाने की ज़रूरत है नहीं। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और आज मेरे साथ आपकी सबसे चहीती डिफेंस वाला की पूरी टीम मेरे साथ है। आप सभी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि जब कोई भी बच्चा इस स्टेज के अंदर रहता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम का बेसिकली पैटर्न है क्या, एसएसबी की तैयारी शुरुआत से कैसे करनी है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे डिफेंस वाला की पूरी एक्सपर्ट फैकल्टीज मेरे साथ यहाँ पर हैं। और सबसे पहले सर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसको ज्वाइन करने का सपना, मतलब ये मैं इस चीज़ को मैं हमेशा मानता हूँ कि इस एकेडमी को ज्वाइन करने का सपना भारत का हर बच्चा कभी ना कभी देखता है। अब आप बोलेंगे सर बच्चा तो जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, बच्चा तो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, फिर वो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का सपना क्यों देखता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार किसी अधिकारी को देखता है ना तो मन में एक बार एक ख्याल जरूर आता है कि मुझे फौज को ज्वाइन करना है, और ये पल जीवन में हर व्यक्ति के आता है। पर नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना मतलब आज की तारीख में अगर बात की जाए तो वो इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको रिटर्न की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, उसके बाद आप एसएसबी के लिए जाते हैं, आपका मेडिकल फिटनेस का लेवल भी उस लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ ये सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं। राहुल सर, पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन है क्या, इसका पैटर्न क्या होता है और एग्जाम को देने के बाद एस्पिरेंट क्या क्या और कौन कौन से रेजिमेंट, तो अभी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो चीज़ें बहुत डिटेल के अंदर चली जाएगी, बट एस्पिरेंट क्या क्या ज्वाइन कर सकता है। ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी का एक एग्जाम है जो कि यंग एस्पिरेंट्स को मौका देता है आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने का। अब एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हम एसएसबी के लिए एलिजिबल होते हैं। एसएसबी के बाद हमारा मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद हमारी मेरिट लिस्ट लगती है। जब मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, हम अच्छी रैंक हासिल करते हैं, उसके बाद हमारा दाखिला होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहाँ पर एक एस्पिरेंट को एक जेंटलमैन कैडेट में तराशा जाता है, उसके अंदर सारी खूबियों को जाना जाता है। तो शुरुआत होती है रिटन एग्ज़ाम की। तो रिटन एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएटी का जिसके अंदर सारे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, और दूसरा होता है मैथमेटिक्स का। जब रिटन एग्जाम हो जाती, अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरह कि ये आपका प्रीलिम जैसा एग्जाम है विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर द मेंस ओनली। यहाँ पर आपका रिटन, एसएसबी और मेडिकल को जोड़ के मेरिट लिस्ट बनती है। तो ऐसा मत समझना कि रिटन एग्जाम सिर्फ आपको मेंस के लिए एलिजिबल बनाते हैं या फिर एसएसबी के लिए, नहीं। रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी और उसके बाद मेडिकल, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये सर नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन की बात। बिल्कुल सर, आई थिंक सर साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। बिल्कुल सर। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं इसको पहले कई सारी बार एड्रेस कर भी चुका हूँ, क्या गर्ल्स नेशनल डिफेंस एकेडमी को अब ज्वाइन कर सकती हैं, क्या गर्ल्स एग्जाम दे सकती हैं। दूसरा एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि कई एस्पिरेंट्स को लगता है कि केवल जिनका बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से था केवल वही नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये 2 सवालों का जवाब आप दीजिएगा कि पहला सवाल कि क्या गर्ल्स अब एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं, दूसरा एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्या पीसीएम या पीसीबी होना कंपल्सेशन है। सर 2021 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि गर्ल्स भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को ज्वाइन कर सकता है। तो जी हाँ, ये अकेला सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फौज के लिए जा रहे तो सिर्फ बॉयज़ जा रहे, नहीं, गर्ल्स भी इसको ज्वाइन कर सकते। और रही बात कि क्या हम पीसीएम है, हमारे पास मैथमेटिक्स है तो ही हम नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दे सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कॉमर्स भी है, आपके पास आर्ट्स भी है, बट आपने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो उसका 75 सेक्शनल कट ऑफ सर 75 मार्क्स का सेक्शनल कट ऑफ पार कर लिया, आपने जीएटी में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हो। ऐसा क्राइटेरिया कहीं भी नहीं है कि मैथ्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है
या फिर PCM होना, आर्ट्स और कॉमर्स का स्टूडेंट भी इसे दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं वही सारे एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, ये मिथ है बहुत बड़ा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है तो मेरा 12th मैथमेटिक्स से होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स से भी बिलोंग करते हैं, आप अगर बायोलॉजी से भी बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली एनडीए का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब देखो एनडीए के एग्जाम की जब भी बात आती है ना, तो एक सवाल और की एक बड़ी प्रॉब्लम भी है एस्पिरेंट्स के लिए, वो सवाल इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। अब इंग्लिश का जो रोल है वो एसएसबी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि केवल आप हिंदी के अंदर एसएसबी दे सकते हैं, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इंग्लिश एनडीए के रिटर्न को क्लियर करने के लिए भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। पूरा अगर मैं बात करूँ, पूरा सेक्शन इंग्लिश का एनडीए के एग्जामिनेशन के अंदर होता है। और जब इंग्लिश की बात आती है तो दानिश सर से बेहतर ये चीज़ कौन बता सकता है। दानिश सर, इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। और कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी किसी गाँव में बैठकर इस सेशन को देख रहे होंगे, जिनको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश अभी बहुत अच्छी नहीं है, मैं एसएसबी कैसे क्लियर करूंगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। पर पहले मैं एक सवाल दानिश सर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हिंदी मीडियम का बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकता है? आप एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा, येस और नो। एब्सोल्युटली यस। जी, तो यहाँ पर ये बात कहीं से कहीं तक रह ही नहीं जाती कि आपका अगर इंग्लिश मीडियम है या इंग्लिश मीडियम में तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप बताइए, इंग्लिश का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और बच्चा अपनी इंग्लिश को अभी से कैसे इंप्रूव कर ले, बिकॉज इंग्लिश उसके रिटर्न में नहीं, एसएसबी के लिए भी बड़े काम आने वाली है। सर देखिए, मैंने पहले भी यही बात कही है और अब भी कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड। जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जब तक आप ये सोचेंगे मैं किसी हिंदी मीडियम से हूँ, जब तक आप सोचेंगे मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं इंग्लिश बोलूँ, तब तक आप पीछे हैं। आप हिंदी मीडियम हो सकते हैं, आपका स्कूल हिंदी मीडियम हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हिंदी मीडियम हो सकता है, पर दुनिया इंग्लिश मीडियम हो चुकी है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे रह गए। ये ऐसा ही है जैसे सर मैं ऑनलाइन एजुकेटर बना, उससे अभी 3-4 साल पहले तक हम सभी लोग शायद ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, और ऑफलाइन पढ़ाने में ये पीपीटीज वगैरह कभी प्रिपेयर नहीं करी हम लोगों ने। इतने सॉफ्टवेयर्स जो आज हमारे लैपटॉप्स में हैं कभी नहीं थे, मेरे तो नहीं थे बिल्कुल। 15 साल अगर मुझे पढ़ाते हुए हो गए तो शायद 5 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पहले सब ऑफलाइन था। जब वक्त की डिमांड पड़ी तो सीखना पड़ा सर, कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं था, सीखना पड़ा, पीपीटीज भी आज बनाना पड़ी। तो ये बात हमें बच्चे को बिल्कुल वैसे ही समझना पड़ेगी बेटा कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, दिट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये बात आपको समझना पड़ेगी हर हाल में। अगर आप हिंदी मीडियम हैं पर दुनिया इंग्लिश मीडियम हो चुकी है, आज आप देखेंगे सारी वेब सीरीज़ अगर हिंदी में है तो उसके सबटाइटल इंग्लिश में आ रहे हैं। जो इंग्लिश की वेब सीरीज़ हैं अगर आप उनको इंग्लिश में देख के नहीं समझ पाते हैं तो आप उसे हिंदी में चला सकते हैं और उसे इंग्लिश में देख सकते हैं। आज ये लैंग्वेज के बैरियर्स नहीं रहे हैं। कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, भला से किसी लैंग्वेज में हो या नहीं हो। एआई भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर किसी लैंग्वेज में है तो वो इंग्लिश में है। इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिकली एनडीए के बारे में बात करूं तो भाई 50 क्वेश्चन हैं अंग्रेज़ी के, 200 नंबर, और ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैथ आपको हिलने नहीं देती, मैथ की आप कट ऑफ क्लियर कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अब आ जाते हैं जीएस के पास, तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल पेपर रहता है। कभी इकॉनमी ज़्यादा पूछ लिया, कभी हिस्ट्री ज़्यादा पूछ लिया, कभी पॉलिटी ज़्यादा पूछ लिया, कभी ज्योग्राफी, चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो फ्लक्चुएट होती हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो 200 नंबर आपके पास ऐसे रखे हुए हैं जिसमें सर 150 प्लस लाना आसान है किसी भी पेपर में। चाहे अभी जो रिसेंटली पेपर गया है मैं उसकी बात करूं या पिछले 10 साल के किसी भी पेपर की बात करूं, 150 नंबर आप थोड़ा पढ़ के भी ला सकते हैं। पर वो थोड़ा जो पढ़ना है ना, वो सर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। जो लैंग्वेज है बच्चा उसके सब्जेक्ट की तरह देखता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर सर मुझे पॉलिटी तैयार करना हो या हिस्ट्री तैयार करना हो, मैं उसे 2 महीने में तैयार कर सकता हूँ, 1.5 महीने में तैयार कर सकता हूँ। द सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट विद दिस लैंग्वेज, विद द लैंग्वेज इंग्लिश। वो 2 महीने में तैयार ही नहीं होगी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ लैंग्वेज वर्क्स। तो इसलिए आपको रीडिंग करना पड़ेगी, एक वोकैबुलरी रजिस्टर बनाना पड़ेगा, आपको ग्रामर को समझना पड़ेगी, कहीं वर्ड्स के यूसेजेस कैसे आ रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू इम्बाइब द लैंग्वेज, यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन सच अ सिनेरियो वेयर you use the language as much as possible। तो ये एक आपको ये अप्रोच लेके, एटीट्यूड लेके दिमाग में जाना पड़ेगा कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है अल्टीमेटली, पूछा जाता है, बट वो लैंग्वेज की तरह ही सर सीखा जाएगा। मैं उसे ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो कोई मुझे करके दिखा दे, मैं रोज़ 2 घंटे स्विमिंग देखूं और मैं सीख जाऊं। ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको खुद
करना पड़ेगा. You have to, if you want to speak in English, you have to start speak in English. You have to speak as much as possible. In the same manner, if you want to write English, for example, you are preparing for any such exam like civil services or this CAPF, then we have to write English. We have to write essays. And in the same manner, if you want to crack NDA exam, you have to read as much as possible. पूरा पेपर अगर आप देखेंगे रिसेंट वाला, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट रीडिंग बेस्ड हैं. तो अब ये बात ही नहीं रह गई कि मैं ग्रामर पढ़ लेता हूँ सर, वो क्या प्रीवियस ईयर की तैयार कर लेता हूँ, ग्रामर में ये वाले रूल कर लेता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा जाता है, टेंसेस से पूछा जाता है, 25-30 क्वेश्चन तो मेरे बन जाते हैं. अब 25-30 भी आपके नहीं बनेंगे. अब बहुत सिंपल है, जिसके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, जिसने लैंग्वेज समझ के तैयार किया होगा, सब्जेक्ट समझ के तैयार नहीं किया होगा, उसकी ही तैयारी होगी. और सफ़र यहाँ ख़त्म होता नहीं है, सफ़र आपका SSB तक चलता है. मान लीजिए आप किसी तरीके से अंग्रेज़ी में कम स्कोर करके भी वीक इंग्लिश के साथ अगर वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे आपको जो बच्चे मिलते हैं वो अलग अलग स्टेट्स हैं. आपके साथ के जो कैडेट्स हैं वो सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं. तो कोई अगर पंजाबी, कोई बंगाली, कोई गुजराती बोलेगा तो बहुत डिफिकल्टी होगी सर. इसलिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि हम इंग्लिश में सब वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं. आपके लेक्चर्स जितने आपको पढ़ाया जाएगा वो सब भी इंग्लिश मीडियम ही रहता है NDA में. आपके जो सीनियर्स आपसे बात करेंगे वो भी, और उससे पहले का सफ़र, उससे पहले का जो एक स्टेज है SSB, वहाँ पे आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इंग्लिश में कम से कम इतने तो निपुण हो कि अपनी बात कह सके. और अगर आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे तो फिर आप कैसे कर पाएंगे. तो हर लेवल पे जिस तरीके से वहाँ पे एक्सटेम्परी और आपका ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू बी सुपर गुड एट इंग्लिश. इट्स ऑल अबाउट बीइंग कम्युनिकेटिव, कि आप अपनी बात रख सके. इतनी अंग्रेजी तो आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आप NDA एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं. उसके लिए आपको 3 चीज़ें करना पड़ेंगी. शॉर्ट में बताता हूँ. एक, वोकैबुलरी रजिस्टर आपको बनाना ही पड़ेगा जब तक आप NDA नहीं पहुँचते हैं. जिसे आप लिखते हैं ना, वो आपको याद होता है, आप उसे बार बार देखते हैं. दूसरी चीज़, आपको रीडिंग करना पड़ेगी. रीडिंग हैबिट आपके अंदर होना चाहिए. रीडिंग का मतलब ये नहीं कि सर ने बताया रीडिंग करनी है तो ठीक है, मैं पॉलिटी तो रीड कर ही रहा हूँ, मैं हिस्ट्री तो रीड कर ही रहा हूँ. यू हैव टू हैव अ रीडिंग हैबिट ना. जैसे आप किसी हैबिट को परस्यू करते हैं, आपको वैसे ही रीडिंग को परस्यू करना पड़ेगा. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यू हैव टू फील द लैंग्वेज. आपको ये देखना पड़ेगा हाउ अ सेंटेंस इज फ्रेम्ड, हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड. और यही NDA का एग्ज़ाम आपसे चाहता है. यूसेज आपको आना चाहिए एक वर्ड का. आपने एक वर्ड याद कर लिया, एक बच्चे से, सर एक बच्चे ने लिखा एक बार मेरे को कमेंट में, सर आई वांट टू कन्फ्रंट यू. तो मेरी समझ नहीं आया. मैंने पूछा बेटा वो कन्फ्रंट क्या कहना चाहते हो कन्फ्रंट से? कह रहे सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार आपके सामने बैठना चाहता हूँ. मैंने कहा बट यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड कन्फ्रंट फॉर इट. कन्फ्रंट का मतलब होता है कि आपको अपने सामने पेश करवाना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये आपने कैसे किया ना, कन्फ्रंट कर दिया. पर बच्चा सोच रहा है फ्रंट से. तो ये यूसेज हमें नहीं पता है. और ये हमसे UPSC एग्जाम चाहता है कि अगर आप जा रहे हैं NDA के लिए तो आपको यूसेजेस अच्छे से पता होना चाहिए. किसी भी वर्ड को आप कहीं भी यूज़ करके नहीं निकल सकते. दानिश सर, आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, आप बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं. अगर कोई ऐसा बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है जो इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो ही है, अभी उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो ऐसी 3 बातें आज से उसको क्या शुरू कर देनी चाहिए कि अगले 6 महीने के अंदर वो इंग्लिश को बहुत बेहतर बना सके, रिटर्न के लिए भी और SSB के लिए भी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको रीडिंग स्टार्ट करना पड़ेगी. अब सवाल आता है सर मैं क्या पढ़ूँ, मेरे को तो अंग्रेज़ी नहीं आती. तो हर आदमी को ये देखना होगा कि मेरा 70% क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई हो सकता है जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो द हिंदू पढ़ सकता है. 70% अगर उसे समझ में आ रहा है. 70% का मतलब है कि अगर आपने आधा घंटा रीड किया तो आपके पास 10-12 वर्ड आपके पास आए, आपने वो नोट कर लिए और आपने उससे सीखा, आप आगे बढ़े. अगर आपको द हिंदू समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, आप NCERT ले लीजिए. मॉरल साइंस की बुक्स आती हैं, उसमें स्टोरीज होती हैं, आप वो ले सकते हैं. इसके अलावा NCERT अगर आपने CBSE से पढ़ा है तो ICSE की ले लीजिए, ICSE से पढ़ा है तो CBSE की ले लीजिए. अगर इन दोनों में से कहीं से नहीं पढ़ा है, UP बोर्ड से पढ़ा है तो दोनों की ले लीजिए. तो इस तरीके से आप बुक्स ले लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए. नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. अब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी आता है Kindle, वो हम ले सकते हैं. वो बहुत हेल्प करता है हमें रीडिंग में. और आपको उसके लिए वर्ड भी नोट नहीं करना है, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं
नहीं करूँगा उसे कि आप उसे यूज़ कीजिए, उसे आप तब यूज़ करिए जब आपके पास अपना खुद का वोकैब रजिस्टर बने। तो बेसिक से रूट्स पे काम करिए। तो आज ही से आपको क्या करना है, रीड करना है। क्या रीड करना है? जो एटलीस्ट आपको 70% समझ में आए, ताकि आप लैंग्वेज को फील करना शुरू करें। यकीन जानिए, एक बार आप लैंग्वेज को फील करना शुरू करेंगे, एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, तो आप वोकैबलरी, आप ग्रामर, ये चीज़ें बहुत आसान होती है। और सर मैं आपको बताऊं, मैं टीचर बाद में बनाऊं। आई यूज्ड टू वर्क एट कॉल सेंटर्स। Okay. सो मैं कॉल सेंटर्स में काम करता था, एंड आई यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर अबाउट 8 to 10 आवर्स। आई यूज्ड टू बी वेरी फ्लुएंट एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ग्रामर और वोकैबलरी। आई हैड टू सेल द प्रोडक्ट्स, और समटाइम्स आई हैड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल हु वर देयर इन यूएसए। तो पहले मैंने बोलना सीखी, क्योंकि वहाँ आ गई, लैंग्वेज फील कर लिया, हाउ इट इज़ यूज्ड। उसके बाद मैंने पढ़ना सीखा और लैंग्वेज में निपुण हुआ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि शुरुआत कैसे करिए कि आप तीनों चीज़ें एक साथ करिए। जितना बोल सकते हैं, जिससे बोल सकते हैं, उतना बोलना शुरू करिए। अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करिए। इफ़ यू डू नॉट हैव एनीबडी टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू हैव टू स्पीक विद योरसेल्फ। आप अपने आप से ही बोलिए। इफ़ यू डू नॉट गेट चांस टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू क्रिएट चांसेस टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको वो चांस क्रिएट करना पड़ेंगे, एंड दिस इज़ दी ओनली वे। रूट से जड़ पे ही काम किया जाएगा सर, कुछ भी ऊपर से करके नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दानिश सर। अब मैं राज सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे। मैथमेटिक्स अपना पूरा एक पेपर है, और जहाँ तक मैं जब भी एनडीए के किसी एस्पिरेंट से बात करता हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर वो 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करता है। पहला है टाइम मैनेजमेंट, कि सर क्वेश्चन मेरा छूट गया। दूसरी प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट फेस करता है, वो फेस ये करता है कि सर जल्दी जल्दी में सवाल मेरे बहुत गलत हो जाते हैं। ये 2 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करता है। आपसे मेरा एक दूसरा सवाल भी ये रहेगा, कई सारे एस्पिरेंट हमारे ऐसे हैं जो कि अभी 12 के अंदर हैं। अब एकेडमिक्स के साथ साथ एनडीए को मैनेज कैसे किया जाए? अब ये दोनों चीज़ों के अंदर बच्चा क्या है, थोड़ा सा पिस जाता है। मैं इस शब्द का यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज बच्चा समझ नहीं पाता कि एकेडमिक्स को मैं कैसे अपना टाइम दूँ, एनडीए को टाइम कैसे दूँ। अब मैथ्स ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड कभी मैथमेटिक्स रहा ही नहीं। उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उन्हें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें होनी चाहिए। और एक ऐसा बच्चा जिसका मैथ्स कमज़ोर है, या एक ऐसा बच्चा जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है 10th के बाद, उसको क्या करना चाहिए, और क्या वो एनडीए में जा सकता है? क्या ऐसा कोई बच्चा जिसका 12th में कॉमर्स है, क्या वो नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है? सर सबसे पहले तो मैं आपके आखिरी सवाल का ही जवाब दूंगा कि जैसे आपने बोला कि जो बच्चा कॉमर्स वाला है या जिसका मैथ्स वीक है, क्या वो एनडीए जा सकता है? 110% जा सकता है सर। मैथ्स ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसका मैथ्स वीक है वो एनडीए नहीं जा सकता। इट्स जस्ट दैट कि यूपीएससी ने एक पैटर्न सेट कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको लेकर के एनडीए नहीं जा सकते, है ना? बिल्कुल। तो हमने एक पैटर्न सेट किया है कि जो जो इस चीज़ को पार करता जाएगा वो अगले स्टेप पे बढ़ता जाएगा। बस वही है कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, बस उतना ही मैथ्स चाहिए, बाकी आप स्कोर कहीं और से कर लीजिए, है ना? और जो आपका पहला सवाल था सर कि बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सवाल छूट गए, Yes. है ना? ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तभी आपके सवाल छूट रहे हैं, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस की कमी है या सिली मिस्टेक्स के कारण आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी है, आपने मॉक टेस्ट ढंग से नहीं लगाए हैं। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो टाइम बैरियर के साथ, और मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि यूपीएससी आपको 2.5 आवर दे रहा है, आप जब घर पे मॉक लगा रहे हो तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाओ। क्योंकि जब हम सब एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे एक तो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, दूसरा सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें ओएमआर पे अपने डिटेल्स भरने होते हैं, बीच में इन्विजिलेटर आते हैं कि इसमें अटेंडेंस वाला शीट भर दो, है ना? तो उसमें और टाइम जाता है। तो इसलिए घर पे जब मॉक लगा रहे हैं तो बेहतर है कि 2 घंटे का टाइम लेके लगाइए, क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने आ जाता है। ये भी एक मतलब काइंड ऑफ मिथ मैं इसको बोलूंगा कि बहुत बच्चों के दिमाग में ये है कि 80 सवाल करने पड़ेंगे मैथ्स के लिए। क्यों करने पड़ेंगे? 120 सवाल आ रहे हैं, यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि सारे करो। अगर सारे कर दोगे तो ज़्यादा दिक्कत जांच बैठ जाएगी, है ना? तो सवाल सारे नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खेलिए। अगर आपका स्ट्रेंथ लेट्स से जीएटी में है, आपका स्ट्रेंथ ह्यूमैनिटीज है, तो आप उधर स्कोर करिए। इधर बस आप इतना कर लीजिए कि 75 से ऊपर ले आना आपको। अगर आप सर 1/30 यानी 40 क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा सही एक्यूरेसी के साथ कर ले, 100 नंबर है। इस बात को कोई ध्यान नहीं देता, ये सिंपल मैथमेटिक्स को ध्यान नहीं देता है कि अगर मैं 40 क्वेश्चन भी ढंग के कर लूँ बिल्कुल बिना गलती के, तो 100 नंबर मेरे हैं। और ये तो 75 क्लियर होते रहते हैं कि 75 आ जाए कैसे भी, है ना? तो ये मॉक टेस्ट लगाइए ढंग से, और मॉक टेस्ट लगाने से पहले चैप्टर वाइज जब आप पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज 2-3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहले अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेके एनी डे सर एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी आप करिए, उससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और एनसीईआरटी का भी एक अलग किताब आता है, बहुत ही अंडरडॉग किताब है सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मतलब उस किताब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और मतलब उसके एग्जाम्पल्स, उसके सवाल कई बार एनडीए में सीधे आते हैं बिना वैल्यू चेंज किए। तो मैं हर टाइम सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो कीजिए। जब वो आपका क्लियर हो गया है, फिर उसके बाद आप कोई भी एक किताब उठा लीजिए,
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किताब अच्छी बुरी होती ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप उस किताब को थॉरली लगाते हैं तो हर किताब अच्छी है। बस एक एक सवाल आप उसका लगाइए, किसी पब्लिकेशन की कोई भी किताब उठा लीजिए, आप उसके सारे सवाल एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताता है कि आपका भी लेवल कहाँ है और एनडीए का लेवल कहाँ है। अगर आप उसके 80% क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं किसी चैप्टर के तो आपका लेवल ठीक है। बाकी जो आपके 20% रह रहे हैं आप उसको देखिए कि ये बने क्यों नहीं। हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ सीखने मिल जाए, है ना। तो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और एक कोई भी बुक, इससे आपका मैथ्स का बेड़ा पार हो जाएगा। और अबाउट दोज स्टूडेंट दोज आर इन क्लास 12 प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एज वेल एज एनडीए, वो सर मतलब हम उसको वो बोल सकते हैं कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है ना, क्योंकि आप 12th पास करने से पहले आपके हाथ में एनडीए का टिकट हो सकता है। और उसमें सर जो सितंबर वाला अटेम्प्ट होता है, मतलब एनडीए 2 जो होता है वो गोल्डन अटेम्प्ट मैं मानूंगा। जैसे अभी जो बच्चे 11th पास करके 12th में गए हैं वो सितंबर में अपना पहला रियल अटेम्प्ट देंगे और बोर्ड्स उनका जाके कहीं फरवरी मार्च में होगा, है ना। तो मेरा सजेशन इस टाइम पे ये रहता है कि सितंबर तक आप अपना जो रीडिंग टाइम है वो ज़्यादा एनडीए पे दीजिए। अगर आप किसी बैच को फॉलो कर रहे हैं तो उस बैच की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई बच्चा अगर हमारा शौर्य बैच फॉलो कर रहा है तो आपको क्लासेस रेगुलर लगानी है, जो डीबीपीज मिल रहे हैं उसको रेगुलर करना है ना। जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वीकली टेस्ट वगैरह, इसको रेगुलर लगाइए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स के लिए बिल्कुल मत पढ़िए, है ना। बोर्ड्स को थोड़ा कम टाइम दीजिए, दिन में 2 घंटे पढ़ लिए काफ़ी है। सितंबर तक एनडीए पे फोकस कीजिए। जब सितंबर में आप एनडीए का टिकट ले लेंगे फिर आप बोर्ड्स के बारे में सोचिएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप बोर्ड्स के लिए कर सकते हैं। और जब हम सिलेबस भी देखते हैं सर मैथमेटिक्स का, तो वो क्लास 11th और 12th का सिलेबस है ना। तो 11th वाले जो चैप्टर हैं उसमें आप ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आप पीवाईक्यू वगैरह रगड़ के लगाइए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले बुक फॉलो कीजिए। लेकिन जैसे ही आपका 12th का सिलेबस आपके किसी बैच में चालू हो रहा है, लेट्स से सौरभ बैच में मैं 12th का कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस तो करिए, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कीजिए कि आप एनसीईआरटी को थोड़ा ज़्यादा सॉल्व कीजिए। आप सब्जेक्टिव किताबें जो भी हैं किसी पब्लिकेशन के आप उठाइए, उसके ऑब्जेक्टिव भले कम कीजिए, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिए। इससे आपका बोर्ड का मैथमेटिक्स भी रेडी होते जा रहा है ना। तो अलग सिलेबस ही नहीं है, बस ये एक डर है कि यार दोनों को कैसे करें। कर सकते हैं आप, सिलेबस जब मिलाइएगा तो बिल्कुल सॉर्टेड है, सेम सिलेबस है। बिल्कुल। राज सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसे रूल जो बच्चों को फॉलो करने ही चाहिए, ये 3 ऐसी बातें अगर उसने इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लिया तो एनडीए का मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर करने से बच्चे को कोई रोक नहीं सकता है। तो वो 3 बातें क्या होगी? सर एक तो कंसिस्टेंसी सर, ओके, नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी सर। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक दिन में 150 सवाल लगाइए और अगले 3 दिन कुछ पढ़े ही ना, तो ये 150 सवाल भी आपको ढंग से नहीं आते और अगले 3 दिन तो आपने पढ़े ही नहीं है। तो भले आप स्टार्टिंग में कम सवाल लगाइए, लेकिन हर रोज लगाइए, हर रोज आपको मैथ्स करना है ना। दूसरा सर, आई वुड सजेस्ट कि रेगुलर टेस्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट में केवल आपको मॉक टेस्ट देना है। आप जैसे चैप्टर खत्म होता है आप उसका एक चैप्टर टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप लेट्स से टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हो तो सवाल भी टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग उन्हीं लिमिटेड 4 फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहा है। लेकिन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और चैप्टर टेस्ट जब लगाते हैं, तो अगर उस चैप्टर में लेट्स से 20 फॉर्मूला है तो 20 फॉर्मूला क्वेश्चन एक ही साथ हमें शीट पे मिल रहे हैं। तो कभी हमारा पहले फॉर्मूला पे ध्यान जा रहा है, कभी आखिरी वाले पे जा रहा है, कोई ऐसा सवाल आ जा रहा है जिसमें 3 फॉर्मूले एक साथ मिक्स है, तो इससे ये फायदा होता है। और तीसरा और आखिरी सर, मैं तो बोलूँगा सर, रिवीजन, रेगुलर रिवीजन। कई बच्चों का ये होता है कि सर हम पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं फिर लास्ट में रिवाइज करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है मेरे अकॉर्डिंग सर, सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब आप सिलेबस खत्म करोगे तो सिलेबस खत्म करने में 3 महीने लग गया, रिवीजन स्टार्ट करो, अगले दिन एग्जाम है एनडीए का, रिवाइज अब करोगे। तो इसलिए प्रिपरेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन किया जा सकता है। इसमें सर मैं इनको टिप्स भी दूंगा रिवीजन करने। मैंने कई बार बताया सर कि अगर आप मैथमेटिक्स जब भी पढ़ रहे हैं, लेट्स से कोई एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, आपके नोट्स रेडी हैं, आपने उसके सारे सवाल वगैरह कर रखे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं, सवाल करने वक्त बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिन सवालों ने आपको तकलीफ दी है, जिसमें आपको दिक्कत हुई है, आपने अपने टीचर से पूछा, दोस्तों से मदद ली है, या कहीं से देखा है, सॉल्यूशन से मदद ली है, या कोई ऐसा सवाल जिसको आपने सॉल्व तो कर लिया लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ा, वैसे सवाल आप मार्किंग करते चलिए, उन सवालों में मार्क करके रखिए। अब किसी दिन वो चैप्टर खत्म हो रखा है, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन पढ़े हुए हो गए, आप सुबह उठते हैं, अपनी नोटबुक उठाते हैं, बेड छोड़ने से पहले, अपना फ़ोन उठाने से पहले वो नोटबुक उठाइए। नोट्स पढ़ने में चैप्टर वाइज आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट आप उस चैप्टर के नोट्स को पढ़ लीजिए, और उसके बाद शाम में सोने से पहले उस पार्टिकुलर चैप्टर के वो कुछ चुनिंदा जो सवाल जो आपने पहले से मार्क कर रखे हैं सर, उन चुनिंदा सवालों को बस अब लगा लीजिए, क्योंकि जो सवाल पहले इजी थे वो अभी भी इजी हैं। बिल्कुल। जिन्होंने दिक्कत दी थी, अगर वो सवाल हो पा रहे हो तो इजी वाले तो ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो रिवीजन भी साथ साथ रखिए और लास्ट में बस फुल मॉक लगाते रहिएगा और उसको एनालाइज करते रहिएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन सर।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच राज सर, क्योंकि बच्चा ना एनडी मैथमेटिक्स को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहता है, बड़ा प्रॉब्लम के अंदर रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है। बट आई न्यू कि सर ने जो चीज़ें बताई, डेफिनेटली अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके अंदर सर क्या पूरे मार्क्स लाना पॉसिबल है, लाया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? अगर पूरा पॉसिबल भी नहीं तो कितना मैक्सिमम में स्कोर कर सकते हैं? सर बहुत ब्लंटली मैं बोलूँगा 300 आउट ऑफ 300 नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है उस टाइम फ्रेम के अंदर, नहीं है पॉसिबल सर। सर ये सवाल मैंने बच्चे से इसलिए पूछा, बच्चा कई बार क्या क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेता है, ये सवाल मुझसे बन नहीं रहा है, और इस कारण से कई सारे बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो याद रखिएगा वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ याद रखो कि जो अवॉइड करना उसको अवॉइड कर दो। सर ने बताया कि सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो अवॉइड कर सकते हो, लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इशू दे सकता है, उसको छोड़ना जरूरी है। बिल्कुल सर। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा सर इसमें, जैसे 120 सवाल जनरली जब भी मैंने सेट्स देखे ABCD, तो इस हिसाब से यूपीएससी फ्रेम करता है ना कि कुछ इजी सवाल ऊपर रहेंगे, बीच में या तो टफ सवाल या लेंदी सवाल रहेंगे, और लास्ट में फिर इजी सवाल या छोटे सवाल रहेंगे। बच्चा या तो नीचे से सॉल्व करता है या ऊपर से सॉल्व करता है। अब बीच के सवालों में नीचे वाला भी जाके फंसेगा, ऊपर वाला भी आगे फंसेगा। जब मैं अपने टाइम पे एनडीए देता था तो मेरा ये तरीका होता था 40-40-40, मैं ऊपर से 1 से 40 तक देखता था, फिर नीचे से देखता हुआ जाता था, फिर बीच के सवाल करता था। तो इससे क्या होता था कि सारे आसान सवाल तो मेरे पहले कवर हो चुके हैं, तो इस चक्कर में मैं 120 के 120 सवाल देख लेता था और जितने मैक्सिमम हो सकते थे वो अटेम्प्ट करता था, है ना। नहीं, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच राज सर। विक्रांत सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल। देखिए ब्रिटेन के बारे में हमने बात करी, बट फौज में जाने के लिए, एक सैन्य अधिकारी बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द एसएसबी। एसएसबी वास्तविकता में है क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है, और इस एसएसबी के पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी एस्पिरेंट के अंदर वो क्या चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज प्रोसेस 5 दिन का है और दुनिया की बहुत कम कंट्रीज ऐसी जो इस तरह का प्रोसेस फॉलो करती है, पर भारत के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बिकॉज फौज में एक चीज़ कही जाती है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते। तो एसएसबी का प्रोसेस है क्या? और दूसरा, बच्चे का एक बहुत बड़ा सवाल होता है, और ये चीज़, इस चीज़ पे हम सभी बिलीव करते हैं कि 5-10 दिन में बच्चे के डीएनए, उसका माइंडसेट, उसके थॉट प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता है। तो कैसे बच्चा अपनी इस तैयारी के साथ ही एसएसबी की तैयारी करे, और जो 15 OLQs हैं वो अपने तैयारी के साथ कैसे डेवलप किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एसएसबी है क्या एक्चुअली। सो अगर हम एसएसबी की बात करें तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, सिंपल। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि एसएसबी डिमांड क्या करता है। अब एसएसबी आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत सारी चीज़ आपकी डिमांड कर रहा है। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सनली देखना चाहता है कि आप एक्चुअली हो क्या। क्योंकि सर फौज में बिल्कुल एक फंडा क्लियर है, फौज को कोई पक्की पकाई चीज़ नहीं चाहिए। बिल्कुल, फौज को चाहिए एक कच्चा आटा, एक रो चीज़। और उस रो चीज़ का मेरा मन कर रहा है पूड़ी बनाने का, तो आज मैं पूड़ी बना लूँ। आज मेरा मन कर रहा है रोटी बनाने का, तो मैं उसको कन्वर्जन कर सकता हूँ। मतलब आप उसको हर एक कंडीशन के अंदर मोल्ड कर सकते हो। कल को मुझे सियाचिन ग्लेशियर भी जाना पड़ेगा, कल को मुझे साउथ के अंदर अंडमान निकोबार में भी जाना पड़ेगा, ईस्ट में भी जाना पड़ेगा जंगल के अंदर, और अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो डेजर्ट में भी सर्व करना पड़ेगा। तो मेरे को हर कंडीशन में मोल्ड होना है। तो क्या ऐसा पर्सन है ये नहीं जो हर कंडीशन में खुद को मोल्ड कर सकता है? वो एसएसबी डिमांड करता है। अब अगर हम एसएसबी की प्रोसेस की बात करें, 5 दिन का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले जाते ही आपका OIR टेस्ट होगा और आपको PIQ फॉर्म फिल कराया जाएगा। अब बहुत से बच्चे जो PIQ फॉर्म होता है उसको बहुत लाइटली लेते हैं। ये PIQ है क्या आपका? ये आपका नाम, नमक, निशान है। यहाँ से पूरी आपकी जर्नी निकल रही है, पूरी कुंडली आपकी निकल रही है। मैं एक आपसे सिंपल PIQ फॉर्म फिल कराऊंगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप हो क्या एक्चुअली। उसमें आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, आपने क्या अचीवमेंट किए हैं, कितने आपने एसएसबी बोर्ड दिए हैं। तो बहुत से बच्चे उसको लाइटली लेते हैं या फिर उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। तो एक सजेशन सब बच्चों से ये रहेगा, कभी भी उसको लाइटली मत लीजिए और फॉल्स सिलेक्शन बिल्कुल, उसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही मत डालिएगा। दूसरा, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट जैसे आपका जिसको OIR टेस्ट हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, उसको भी बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं यार कुछ नहीं है, OIR है, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट है, रीजनिंग है, तो मैं बचपन से करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या एसएसबी के अंदर, एसएसबी में जब आप जाते हो वहां पर जो टाइम ड्यूरेशन आपको बताई जाती है ना, वो होती ही नहीं एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बता दिया ये टेस्ट आपका 15 मिनट चलेगा, वॉचेस तो अलाउ नहीं है। अब वहां पर टाइम प्रेशर में आता है। अब 15 मिनट बोल दिया, आपने सोचा 15 मिनट, आपको अंदाजा लग जाता है कि 15 मिनट होगा। थोड़े टाइम पीरियड के बाद बेल बजती है कि टाइम ओवर हो गया, 10 मिनट में खत्म हो गया। तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, सब करना। अब आप गए, उसके बाद आपका स्क्रीन इन है, स्क्रीन में आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको स्टोरी लिखनी है, फिर उसको नरेट करना है, डिस्कशन करना है। अब बहुत से बच्चे हम स्टोरी बनाते हैं, क्या उसका ना अप्रोच होनी चाहिए। वो अप्रोच आप बताते भी हैं सेशंस के अंदर कि किस तरीके से करना चाहिए वो। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन आपका होता है। जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो करा क्यों रहे ग्रुप डिस्कशन, उसका भी फंडा क्लियर है। कल को आप फौज के अंदर जाओगे तो आप लीडर बनोगे, और जब आप लीडर बन रहे हो तो आप पूरी बटालियन, आपके यूनिट्स, आपके जो मेंबर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हो। आपको बोलना ना चाहिए,
पता चला आप उनके सामने बोल ही नहीं पा रहे, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे अपने आइडिया थॉट, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सप्रेशन क्या ये बच्चा कल को बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, लीडरशिप क्वालिटी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कल को यूएन पीस कीपिंग मिशन में चला गया, अब वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग बाग आ गए, तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आप कोई लोकल लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकते हो, तो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत फास्ट इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर करा है। अब स्क्रीन होने के बाद आप कुछ बच्चे उसी दिन लेफ्ट ओवर कर जाएंगे और कुछ बच्चे अगले स्टेज के लिए जाएंगे जहाँ पर आपका साइक टेस्ट होगा। अब साइक टेस्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, सेम अगेन आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आपको पिक्चर्स पे अपनी स्टोरी लिखनी है। फिर उसके बाद आपका थोड़ा बहुत आपकी साइकोलॉजी चेक इसलिए करी जाती है, क्या ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट नेगेटिव कंडीशन में भी पॉजिटिव सोच पाएगा या नहीं सोच पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट नेगेटिव कंडीशन में ये खुद नेगेटिव हो गया और अपनी लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, अपने देश को कुछ अच्छा अपलिफ्टमेंट करने के चक्कर में और नेगेटिव चला गया। तो उसका एक माइंडसेट चेक करना भी बहुत जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट ये जो पूरा प्रोसेस है एसएसबी का, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन के अंदर इंप्लीमेंटेड हुआ है, ये डीआरडीओ के द्वारा सर्टिफाइड पूरा है, इसमें हर एक चीज़ों को टेस्टिंग करने के बाद ही इंप्लीमेंट किया गया है। फिर आपका वैट है जहाँ पर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, आपसे आपके सब 60 सेकंड्स के लिए आपके सामने स्क्रीन पे वर्ड आएगा, आपको सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने आ गया ब्लड, अब मैं ब्लड से रिलेटेड क्या बना रहा हूँ, बहुत से बच्चे बनाएंगे कि ब्लड इज कलर रेड होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें बनानी चाहिए जो मतलब आपकी पॉजिटिविटी शो करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं होता तो मैं बोल देता ब्लड इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री फॉर सोल्जर, तो आपका अलग ही निकल के आता है यार, पैशन आपका नजर आता है कि यार ये बंदे में दम है कुछ, तो इस तरह से चीज़ आपको करनी है। फिर आपका एसआरटी हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, 60 आपके सामने आएंगे, टाइम प्रेशर वहाँ पर भी आ रहा है, आपको हैंडल करना है, उसमें लिखना आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स। एसआरटी में तो आप भी बताते हो सर जैसे ही कि ये फर्स्ट रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होता है, प्री प्लान्ड आपका बनाया हुआ नहीं होता, तो आपको अपनी प्रेजेंस जो आपकी फर्स्ट आ रही है, बी नेचुरल। हमेशा जब भी आप एसएसबी के अंदर जाओ तो बी नेचुरल, कोई आपको बोलेगा ऐसा करना है ऐसा करना है, वो चीज़ें ठीक है। OIR की आपकी जो ऑफिसर जो क्वालिटीज़ होती हैं 15 क्वालिटीज़, वो भी मायने रखती हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके कलीग्स, आपकी पॉजिटिव पॉइंट क्या, नेगेटिव पॉइंट, तो वो आपको आना चाहिए, आपको खुद को जानना चाहिए कि आप एक्चुअली में हो क्या। फॉर एग्जांपल मैं एसएसबी के लिए चला गया, मुझे मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं अपने पॉजिटिव पॉइंट क्या लिखूंगा, उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या लिखूंगा, तो अपने आप को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। अब इसके बाद आप गए, आपको मेंटली चेक कर लिया है, अब आपको थोड़ा बहुत आपका कम्युनिकेशन भी चेक करना है, आपकी वर्ल्ड के अंदर के नॉलेज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज भी थोड़ी बहुत चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो फौज के अंदर आप गए तो साइंस का यूज हर जगह हो रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोडायनामिक्स का प्रिंसिपल है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो मिसाइल सिस्टम आ रहा है, तो आपको ड्रैग लिफ्ट पता होना चाहिए क्या है, बायोलॉजी का भी इस्तेमाल है, केमिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, मैप्स रीडिंग करने, पॉलिटी का भी है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से आपसे कुछ इस तरीके से इंटरव्यू जो होगा आपका अगला स्टेप्स इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, कि यार एक्चुअली ये बंदा कहाँ से उठ कर आया है, इसने कितना स्ट्रगल किया है, इसने क्या क्या चीज़ें झेली हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा है, और क्या ये रियली फौज के अंदर जाना चाहता है या सिर्फ इसका ऐसे है कि भाई मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मेरे को जाना है। क्योंकि फौज को चाहिए असली बंदा चाहिए, असली पर्सन चाहिए, तो वो वहाँ से निकाला जाता है, सब कुछ किया जाता है। इंटरव्यू के बाद अब आपको मेंटली चेक कर लिया, आपकी पर्सनैलिटी चेक कर लिया, अब आपका थोड़ा बहुत एंडोरेंस भी चेक करेगा। एंडोरेंस में ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ाया जाएगा या आपसे पुशअप कराए जाएंगे, एंडोरेंस जो टेस्ट वहाँ पर भी हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं मेंटल स्किल से आपसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जब आप वहाँ पर गए हो तो आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, PGT है, जहाँ 3 हेल्पिंग मटेरियल आपके पास है, बल्ली फट्टा रस्सी। उसके अलावा जो आप गए हो तो जाते आपके 2 GD होंगे। GD कराने का मेन मकसद क्या है, अब 2 GD जब हमेशा होती हैं एसएसबी के अंदर, जीटो वाले पोर्शन के अंदर, तो GD की थीम्स सेलेक्टेड है। एक थीम आपकी होगी कोई भी सोशल इवेंट से रिलेटेड, कि इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसकी 3 लीड आपको दी गई हैं। तो आपको कभी भी GD के अंदर बैठो तो अपनी एक लीड पर स्टैग्नेंट रहो, ऐसा मत रहो कि आपने कुछ पॉइंट वो लीड बता दिया, आपने कुछ पॉइंट्स एक लीड पे बोल दिया, फिर आपने कुछ पॉइंट्स दूसरी लीड पे बोल दिया, फिर तीसरी लीड। आप जिस लीड पर स्टैग्नेंट हो टिल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आप उसी पर स्टैग्नेंट रहो, और अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बोलो। ज़्यादा बोलना तो डेंजरस होता है, वो सब पॉइंट्स हम लोग बताते हैं सेशंस के अंदर किस से करना चाहिए। दूसरी आपकी जो GD होगी हमेशा वो करंट इवेंट से बेस्ड होगी, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि फौज में आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भाई देश के अंदर क्या चल रहा है, विदेश के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद आप जाओगे तो आपका बल्ली फट्टा रस्सी कॉमन, जिसको प्लैंक रोप आप बोल और लोग बोल देते हो, तो उसमें बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें रस्सी बांधनी नहीं आती, हमें प्लैंक को करना नहीं आता। देखिए मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, आपको फिजिक्स का बेसिक लीवर का रूल आना चाहिए,
लीवर का रूल क्या, आपके पास प्लैंक अगर आपको दे दिया तो उसको बैलेंस मैं कैसे करूँ, तो बैलेंस करने के लिए मैं रोप कहाँ पर टाई करूँ, बस वो मेरे सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मेरे रूल्स मेरे को पता है, मैं रूल्स को फॉलो करूँ, आपके सारे टास्क बन जाते हैं। कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है कि प्लैंक को कैसे बांधना है, किस तरीके से बांधना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। फिर इसी तरीके से आपके पीजीटी है, एचजीटी है, हाफ ग्रुप टास्क है। अच्छा, इसमें सर एक इंपॉर्टेंट टास्क बहुत रहता है, वो है आपका जब आपके सामने एक मॉडल दिखाया जाता है जिसको मिलिट्री प्लानिंग कह सकते हैं या फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हम लोग जीपी कहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उसमें आपकी प्लानिंग दिखती है, आपको प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे प्रायोरिटाइज आपको करना है, किस प्रॉब्लम को फर्स्ट सॉल्व करना है, कैसे मैं रिसोर्सेज को मैनेज करूंगा, टाइम कैसे करूंगा, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये केस है। तो यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना और बी नेचुरल, हमेशा जो आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है उसको लेके बी नेचुरल, मैनिपुलेटिव कभी नहीं होना। और मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन आ जाता है। और फौज को एसएसबी के अंदर जब आप जाते हो तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत 90% वाला चाहिए, थोड़ा बस यही पूरा प्रोसेस है सर SSB। सर अगर मैं 3 चीज़ें कहूँ कि आज से अगर कोई एस्पिरेंट एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो कौन सी 3 ऐसी चीज़ें जो उसको अपनी लाइफ के अंदर अभी से लेकर आनी चाहिए ताकि उसके 15 OLQs अभी से डेवलप होना शुरू हो जाए? 3 बातें आप बताइएगा, 3 ऐसी चीज़ें जो अभी से वो करना शुरू सबसे पहली चीज तो आपको लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर होते हो तो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत सारे कई बार हमारे फ्रेंड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ऐसा मत सोचो कि यार ये इसकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि उसको हैंडल करो। आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व करिए, वो लीडरशिप क्वालिटी। आप 2 जनों के अंदर भी किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हो। तो अपने आप को एक लीडरशिप क्वालिटी मतलब आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि हेजिटेशन को रिमूव करना सीखो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं सर, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलना नहीं चाहते, लेकिन उनके दिमाग में आइडिया थॉट बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश स्पीकिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। अरे आप बोलो, टूटी फूटी बोलो। आप जब बोलने कर लोगोगे 2 दिन हंसेंगे लोग बाग, तीसरे दिन हंसेंगे, हंसने दो, क्या दिक्कत है, वही तो मजाक उड़ा रहे, लेकिन चौथे दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे सर हमारा एक स्टूडेंट था, मैं जानता हूँ, उसका एनसीसी से वो रिकमेंडेड हुआ था। तो वो बच्चा बहुत लो बैकग्राउंड से आता था, उसके मदर जो थी वो फ्रूट सेलर थी, सेम उसके फादर फ्रूट सेलर थे, तो उसका पूरा एजुकेशन हिंदी मीडियम से था। तो वो बच्चा कहता था सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी बोलना, तो मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। कह रहा सर अगर मैं किसी, वो जॉब करता था सर एनसीसी के बाद उसने सिक्योरिटी को जॉब किया, तो उसमें था, तो एयरपोर्ट पे जॉब करता था। तो उसने कहा कि सर मैं अगर किसी नॉर्थ इंडियन से शायद कम्युनिकेट करता इंग्लिश के अंदर तो नॉर्थ इंडियन मेरी मजाक उड़ाता। तो मैंने क्या किया, एयरपोर्ट पे साउथ इंडियन लोगों को ढूंढा और साउथ इंडियंस से मैंने बोलना सीखा। और जब मैं टूटी फूटी बोलता था तो वो हंसते नहीं थे। तो तात्पर्य ये, कोई हंस रहा है हंसने दो। कितने दिन हंसेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इग्नोर मानना सीखो। तो दूसरी चीज़ है कि हेजिटेशन को रिमूव करो। और तीसरी चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और एम से नहीं भटकना है। एक बार में सिलेक्शन नहीं मिला तो बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। तो मोटिवेशन फैक्टर हमेशा आप करना चाहिए। मोटिवेशन रहो, कंसिस्टेंट रहो और लीडरशिप क्वालिटी, हेल्पफुल नेचर हमेशा शो करो। ये ओवरऑल सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विक्रांत सर। आपने बहुत सारी चीज़ें एसएसबी के बारे में बताई कि एसएसबी एक प्रोसेस है, एक जीने का तरीका है। आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपकी विचारधारा क्या है। एसएसबी बहुत सारी चीज़ों को चेक करने का प्रोसेस है। पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब आप एसएसबी के इस पूरे प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिजिकल के साथ साथ आपके मेंटल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस सवाल का जवाब लोकेश सर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता, बिकॉज लोकेश सर ने पूरा एनसीसी काफ़ी समय तक रहे, कई सारे एंट्रीज के अंदर सर गए। सर आपके एक्सपीरियंस से सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताइए, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस मेंटल फिटनेस से कनेक्टेड है या नहीं है। नंबर 2 चीज़, हमारे कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो भी क्लास 12 के अंदर है, कुछ क्लास 11 के अंदर है, इनके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन ये है कि एनसीसी ज्वाइन करने का बेनिफिट इनको आगे जाकर क्या मिलेगा। क्या जब ये एसएसबी के अंदर जाते हैं तो एनसीसी का बेनिफिट मिलता है, या एनसीसी ज्वाइन करने के बाद क्या इनके जीवन में कोई बदलाव आएगा। दोनों सवालों का जवाब आप दीजिएगा, बिकॉज दोनों सवाल बड़े क्रूशियल हैं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज है हमारा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी छोटी मोटी चीज़ करते हो ना, आप अपनी बॉडी में चेंज फील करते हो। वो जब आप चेंज देखते हो ना तो आपको लगता है हाँ यार मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो मेंटली तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप अपने आप को फिजिकली तैयार कर रहे हो तो मेंटली आप अपने आप ही स्ट्रांग होते चले जाते हो। एंड सेकंड थिंग, सर ने आपने जो बोला एनसीसी वाला पॉइंट, देखो जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हो, कोई भी पर्सन जो एनसीसी ज्वाइन करता है वो कहीं ना अपने आप को एक तरह से देखना शुरू कर देता है कि हाँ आज मैंने ये ड्रेस पहनी तो कल ये जो कलर है ना, ये ब्राउन से अपने आप ही ग्रीन होगा। तो आपका जो सपना है ना, आप वो जीना शुरू कर देते हो। अगर हम लोग एनसीसी को देखते हैं ना, वो थर्ड लाइफ ऑफ मतलब एक तरह से लाइन है
जो कहीं ना कहीं आर्मी को ही सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो। आप बहुत सारी जगहों पर जाते हो, आर्मी पर्सन से मिलते हो, वहाँ से इंस्पायर होते हो, आप कई सारे कैंप में जाते हो, वहाँ पे जाकर इंस्पायर होते हो और उसके थ्रू आप फिर आर्मी में पहुँचते हो। तो कहीं ना कहीं तो आप वहाँ पे पहुँच रहे हो। और अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो भी आप देश की सेवा में बहुत कुछ कर रहे हो। एनसीसी के माध्यम से आप बहुत कुछ कर रहे हो। कई बार आपको ड्यूटीज़ दी जाती हैं। अभी अगर आप लोगों ने रिसेंटली नोटिस किया होगा तो महाकुंभ लगा था सर। जी जी। महाकुंभ में मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया। कई सारी जगहों पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स खड़े थे। तो क्या वहाँ से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। क्या वहाँ से आप लोगों ने सोशल एक्सेप्टेंस और बाकी सब चीज़ें नहीं सीखी? बहुत कुछ सीखा है आपने वहाँ से। ठीक है, आपने खुद को देश की सेवा में उसी वक्त न्यौछावर कर दिया कि हाँ सर, मैंने एनसीसी के माध्यम से इसकी शुरुआत कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है सर एसएसबी के लिए, जो आपने बोला कि भाई फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे तैयार करें। देखो, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। आफ्टर 12th या 12th से पहले भी, या फिर जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब भी, जब भी आप कहीं पर भी हो, आपके पास नहीं है टाइम, मैं कहता हूँ चलो आपने बहुत सारी पढ़ाई शुरू कर दी, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को टैकल करना शुरू कर दिया, आपने एनडीए दे रहे हो, आप कुछ भी और एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास दिन के 15, 20 मिनट, 30 मिनट हैं। मॉर्निंग में उठो, रनिंग स्टार्ट करो। रनिंग कर रहे हो, बाहर आओ, पुशअप्स करो, ठीक है, पुलअप्स करो, चिनअप्स करो, सिटअप्स करो, स्क्वाट्स करो। ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जो बहुत बेसिक एक्सरसाइज हैं। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस को करके भी आप खुद को फील करोगे कि हाँ सर, मैंने अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आया। और उस चेंज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वो है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप रनिंग के लिए गए हो, आपने अपनी लाइफ का सबसे पहला स्टेप किया है, डिसिप्लिन लेकर आए अपनी लाइफ में। तो जब भी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अंदर अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हो। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का सबसे पहला जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है डिसिप्लिन। आप एकेडमी में जाओगे, एकेडमी में सबसे पहला टास्क आपके साथ क्या है? कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना है। तो भाई सबसे पहला टास्क ही वहीं से शुरू होता है, फ्रॉम योर बेड। भाई बिस्तर छोड़ोगे, वहीं से आपकी सबसे पहली शुरुआत हो रही है दिन की। तो आपने वो चीज़ तो अपने घर पे ही शुरू कर दी ना। एक तरह से देखा जाए 90% वॉर आप वहीं पर जीत जाते हो जैसे ही आपने अपना बिस्तर छोड़ा। ठीक है, आपने बिस्तर को सही करके रखा, ठीक है, आपने प्रॉपर अपने स्लीपर्स रखे, अपने शूज़ टाई किए, गए रनिंग के लिए, रनिंग से वापस आए, एक्सरसाइज की, एंड फिर बाकी के काम में लगे। अरे आपने अपने दिन की शुरुआत कर दी यार। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वहीं से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। स्टार्ट फ्रॉम योर बेड। ये हमेशा कई ऑफिसर्स ये बात बोलते हैं और मुझे खुद लगता है, मैंने खुद अपनी लाइफ में जो सबसे पहला चेंज देखा था वो यहीं से फेस किया था कि यार मैंने आज अर्ली मॉर्निंग उठाऊँ, आज मैंने अर्ली मॉर्निंग इतना सब कुछ कर लिया है, आज अर्ली मॉर्निंग उठ के मेरे पास इतना सारा टाइम बचा है, मैं इतनी सारे काम कर पा रहा हूँ। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने खुद एक शुरुआत की, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शुरुआत की है। तो आपको खुद ही फील होगा, नो डाउट। पहले दिन शायद हो सकता है पैर दर्द करे, दूसरे दिन जाओगे और दर्द करेंगे, तीसरे दिन और दर्द करेंगे, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, कब तक करेंगे दर्द भाई? एक दिन आपकी बॉडी बोलेगी भाई हम इसी काम के लिए बने हैं। ठीक है, आपका माइंड बोलेगा आज नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा, भाई आज भी रनिंग करनी है, ठीक है, आज भी एक्सरसाइज करनी है। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा हार्डकोर आप जिम करो, जिमिंग जाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट रनिंग, दैट्स इट, जस्ट स्टार्ट रनिंग। सुबह उठो, रनिंग पर जाओ। जब वापस आओगे तो आप खुद काफ़ी फ्रेश फील करोगे, मेंटली अपने आप को खुद एक मतलब एक अच्छे कंडीशन में लेकर आओगे कि यार हाँ अब मैं उठ चुका हूँ तो मेरे पास टाइम है, तो चलो पढ़ लेते हैं। जैसा राज सर ने कहा कि अर्ली मॉर्निंग उठो, सबसे पहले क्विक रिवीजन ज़रूरी है। तो भाई वो क्विक रिवीजन वहीं पे मिल जाएगा, कुछ मत करो, न्यूज़पेपर सामने पढ़ लो ना, करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं मिला, रात को आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा था, सर की कोई क्लास चल रही थी, आपने उठाया एक बार, उन्हीं नोट्स को उठा के रिवीजन कर लिया सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आपकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ वहीं से शुरुआत हो जाती है जब आप अपने आप को तैयार करना शुरू करते हो एसएसबी के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि सर जब मैं रिटर्न क्लियर कर लूँगा तब मैं तैयार करूँगा, नहीं। जिस दिन आपने सोचा एनडीए मीन्स अगले दिन से आपको सुबह उठ जाना चाहिए, सुबह से शुरुआत कर देनी चाहिए, रनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। इवनिंग में 15-20 मिनट निकालो, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो ताकि आप एक हैबिचुअल हो जाओ उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही चीज़ ये कही कि सबसे सुबह उठना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर चेंज होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुबह उठना है सबसे बड़ा डिसिप्लिन लाने का है, अपने जीवन में बदलाव लाने का सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पर होता है। लोकेश सर, एक सवाल, बच्चों को कई बार एनसीसी एंट्री के बारे में नहीं पता होता, ये है क्या? क्योंकि बच्चे को लगता है कि केवल मैं एनडीए के थ्रू ही आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा इसका? तो थोड़ा सा एनसीसी एंट्री के ऊपर भी आप हाँ बताइएगा, सर, वो बिल्कुल है क्या? सर, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए,
अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, देखो हो सकता है कई बार आपको को लगता होगा मैथ से डर है, कई बार आपको लगता होगा सर मैं जीके कैसे कवर करूं, कई बार लगता होगा इंग्लिश कैसे कवर करूं, ठीक है सर क्या इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते, इतना सब नहीं कर सकते, तो एनसीसी आपके पास एक ऑप्शन है। पर आप कहोगे सर इतना अच्छा ऑप्शन है तो हम तो सब कर सकते हैं यार, फिर हर कोई आदमी एनसीसी में जाएगा? नहीं, हर कोई नहीं। देखो एनसीसी के भी क्राइटेरिया है। आजकल एनसीसी भी, पहले होता था कि चलो ठीक है जो भी पर्सन आया एनसीसी में रख लिया गया, बट अब नहीं होता। अब एनसीसी में भी जब आप जाओगे कॉलेज में तो वो लोग भी रनिंग करवाएंगे, ठीक है, वो भी आपसे पुशअप्स और बाकी सारी फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, तब जाकर आपको सिलेक्ट करते हैं। अब एनसीसी आपने कर लिया, एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। अब सर्टिफिकेट भी आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें ग्रेड आपके पास बी और ए ही होना चाहिए, सी ग्रेड अलाउ नहीं होता, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, बी और ए ग्रेड होना चाहिए सी सर्टिफिकेट में एनसीसी के, जो कि सीनियर विंग में है। जब आप पहुंचोगे तब मिलता है सीनियर विंग, मतलब कि जब आप ग्रेजुएशन करो उस टाइम पर। उससे पहले आपकी जूनियर विंग होती है, जिसमें आपको केवल ए सर्टिफिकेट मिल सकता है एनसीसी का। तो फाइनली आपके पास मान लो सी सर्टिफिकेट आ गया, आपने बी या ए ग्रेड आपको मिल भी गया उसमें। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद ये है कि एनसीसी की हर साल स्पेशल एंट्रीज आती हैं, साल में 2 बार आती हैं। इस एंट्री को आपने फिल कर दिया। फिल करने की भी अब कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अब 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट ये डिपेंड करता है, जब वहाँ पर मेरिट लिस्ट लगती है तो उसमें भी देखा जाता है किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके हिसाब से भी कई बार छटनी हो जाती है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे 55 थे, मेरे 60 थे, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो बेटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर भी तो उनको स्लॉटिंग करनी है ना, उस हिसाब से निकालना है ना लोगों को, क्योंकि हर आदमी को वहाँ पे मौका नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपने कहीं ना कहीं एकेडमिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा आप रॉकेट साइंटिस्ट बन जाओ, पर अपने आप को 65-70% का बच्चा तो बना कर ही रखो, ताकि कभी भी आपको रिजेक्शन ना देखना पड़े किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेज में। अब चलिए, आपको ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स भी मिल गए, आप एनसीसी के थ्रू पहुँच भी गए। अब वहाँ पर जाकर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है एसएसबी में कि आप लोगों को जो जीटीओ पर्सन्स हैं, जो वहाँ का बोर्ड है, वो आपको यही सोच के देख रहा है कि यार ये बच्चा तो वो है जो बिना एग्ज़ाम दिया आया है, इसे ऐसी नॉलेज है या नहीं है। तो वहाँ पर जब आप पहुँचोगे ना, तो एसएसबी में आपको ढंग से कुरेदा जाएगा, ठीक है, ढंग से छीला जाएगा, आपकी नॉलेज भी टेस्ट की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो जो पर्सन बैठे हुए हैं ना वहाँ पर, जो भी पूरा बोर्ड बैठा है, उसके माइंड में यार ये बंदा बिना एग्ज़ाम क्या है, एनसीसी स्पेशल एंट्री वाला, ये सब क्या ही पता होगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको तराशेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से ना कुरेद कर पूछेंगे चीज़ें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना जब आप जा रहे हो। तो ये मत समझना हाँ सर आपने तो बोला था सर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला ना, जब आप सुबह उठ रहे हो तो न्यूज़पेपर ही पढ़ लो। न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, आपका लेक्चरेट तैयार हो जाएगा भाई। लेक्चरेट में आई क्या रहा है, यही सब चीज़ें तो आती हैं, तो लेक्चरेट तैयार हो जाएगा न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। आपको कुछ नहीं होगा तो सर ने बताया, रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी भाई, आपको कहीं ना कहीं शब्दों की नॉलेज होगी तो बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो सबसे पहले इस तरीके से शुरुआत करो। और एनसीसी से जा रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि भाई आपको अपने आप को तैयार ज़रूर करना है। फिजिकली आप तैयार हो जाते हो एनसीसी के माध्यम से, कैंप के थ्रू, बट प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपको अपनी नॉलेज के ऊपर भी काम करना ही पड़ेगा। एंड फाइनली उसके बाद जो पूरा एसएसबी का प्रोसेस होता है, सर आपको बता चुके हैं, कंप्लीट वही प्रोसेस आपके लिए भी चलेगा। एंड लास्ट में मेरिट जो लगेगी उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन पता चलता है। मेनली जो मेरिट होती है उसमें थोड़ा बहुत आपका फ़र्क पड़ता है, जो आपके मार्क्स होते हैं ग्रेजुएशन के, बट मेन जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ केवल एसएसबी का ही इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिनको एनसीसी एंट्री के बारे में नहीं पता था। देखिए एसएसबी समझना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको अपने आप के अंदर एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपके अंदर क्या ऑयल क्यूज़ है वो देखिए, आपके अंदर की कमियाँ क्या उसको पहचानिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप जो भी काम करते हैं, टेक इट एज अ टास्क, उसे टास्क की तरह लीजिए। और जो 15 ऑयल क्यूज़ हैं, आप देखिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करें या किसी दूसरे ऑयल क्यू के बारे में बात की जाए, उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर लाना शुरू कीजिएगा। बिकॉज मैं पहले भी ये कहता हूँ, अभी भी ये कहूँगा कि 5-6 दिन के अंदर ये चीज़ें नहीं आती, आपकी विचारधारा के अंदर वो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अब एक सवाल जो मैं, कई सारे स्टूडेंट इस सवाल को सुनना चाहते हैं कि एनडीए अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमारे जीवन के अंदर बदलाव क्या आता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी हमने ज्वाइन कर लिया और कहा जाता है कि आप एक जेंटलमैन कैडेट के तौर पे तैयार किए जाते हैं। 3 साल आप एनडीए के अंदर रहेंगे, उसके बाद 1 साल आप अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमीज़ के अंदर जाके ट्रेनिंग लेते हैं। देशा सर क्या बदलाव आता है एनडीए में जाने के बाद? बच्चे का जो फॉलोइंग, जो पूरा रूटीन बच्चा फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से उसको मोल्ड किया जा रहा है, उसको तराशा जा रहा है, उसके बाद बच्चे की पर्सनालिटी में फिजिकल और मेंटल चेंजेस क्या क्या आते हैं? हाँ सर, अगर बात करें एनडीए के सिलेक्शन के बाद, चूँकि एसएसबी के थ्रू
आपकी लीडरशिप क्वालिटी या बाकी चीज़ें बेसिकली देख ली गई हैं, वो लेकिन रो फॉर्म में होती है, उसको शार्पन करने का काम होता है वहाँ पर। तो आपको फिजिकल एक्सर्शन जो है आपका वो डेली रूटीन हो जाता है, वो पार्ट हो जाता है, आपको सुबह उठना है, पीटी करना है, बाकी सारे के सारे आपके टास्क होते हैं। एक तो पहला जो चेंज, सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो होता है कि रूटीन बनता है आपका एक सिस्टमेटिक लाइफ का, कि एक पर्टिकुलर काम है मेरा, उसका पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे वो काम होगा, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही होगा। तो एक वो आपके रूटीन सिस्टमेटिक लाइफ आपकी हो जाती है। उसके बाद अगर चेंजेस की बात करूं तो पर्सनालिटी वाइज चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो आपका एक एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी आपका चेंज होता है, कि आपका कोऑपरेटिव कल्चर होता है, आप अपने फ्रंट से बातें करना सीख जाते हो कि आप लीड कैसे करोगे, क्योंकि एट द एंड आप यूनिट्स में जाओगे, लीड करोगे, आपके नीचे बहुत सारे लोग होंगे, वो आपसे इंस्पायर भी होंगे, तो उनको इंस्पिरेशन कैसे करना है, इंस्पायर कैसे करना है, और एक क्लियर कम्युनिकेशन जो एक लीडरशिप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है वो भी आपके अंदर आनी चाहिए। तो वो सारे के सारे ट्रेनिंग के थ्रू आपको मेंटल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन, उससे आपके लाइफ में लाया जाता है, जो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको हमेशा काम आएगा। वो फोर्सेस में भी काम आएगा, लाइफ में भी काम आएगा। तो ये बड़े चेंजेस हैं। सोशल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सोशल चेंजेस में एक तो सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज को आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अभी तक आप बच्चे थे, एनडीए से पहले जो भी हो रहा था देख रहे थे, नॉर्मल लग रहा था, सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी, बट यू बिकम ट्रूली जेंटलमैन, और आप चीजें सोचते हो, समझते हो इश्यूज को कि ये कितना इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डाल रहा है, और इस इम्पैक्ट को अगर कोई बुरा इम्पैक्ट है तो उसे उसे कैसे किया जा सकता है। वो सारी चीज़ों की समझ बढ़ती है, बेसिकली सोशल एविल्स हो या बाकी चीज़ें हो उनको। दूसरा जो पॉइंट है वो रिकॉग्निशन का भी है। व्हेन यू बिकम ऑफिसर यू एक्ट लाइक ऑफिसर, आपका सोसाइटी में भी जाते हो, परिवार में भी जाते हो, तो और बच्चे इंस्पायर होते हैं, आने वाली जनरेशन आपसे इंस्पायर होती है, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं। तो ये बड़े चेंजेस हैं। और इसके अलावा एकेडमिक चेंज भी आप कर सकते हो, आपको ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीए या जो भी आप समझते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। देखिए सर ने बहुत अच्छी बातें करी। कई सारे बदलाव होते हैं। बदलाव से मुझे एक चीज़ याद आती है कि एक बदलाव जो हमारे समाज में अभी तक नहीं हुआ है, बदलाव है महिलाओं के प्रति, कि महिलाएं फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। आज भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री की सोचती कि महिलाएं फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकती है, वो उस केपेबल नहीं है कि फोर्सेस ज्वाइन कर सके। सो मैम, इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है, बिकॉज एनडीए ने वुमेंस की एंट्री को अलाउ कर दिया है। जी सर। अब आप उन बच्चियों से क्या कहना चाहते हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि क्या मैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी? दूसरी बात, एनडीए में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है, क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या चीज़ें बेनिफिट मिल रही है? और तीसरा सवाल जो बहुत सीरियस है, एक लड़की होने के नाते आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझती हैं कि बच्चियाँ क्या चीज़ फेस करती हैं, और उस फेस जब वो चीज़ें करती है तो वो ढूंढती है एक ऐसा जवाब, उस जवाब से वो अपना मोटिवेशन पा लेती हैं। वो ये समझती हैं कि अगर एक सवाल का जवाब अगर मुझे मिल जाए कि मुझे सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वो प्रेशर आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा, तो आपका जवाब क्या है उन सारी बच्चियों के लिए? सर, एक ही जवाब यहाँ पे आता है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स इतने चल रहे हैं ना, इनका जवाब आप खुद दे रही हैं। इतनी सारी मल्टीपल फील्ड्स में जब हम विमेन कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर रही हैं हर एक चीज़ में कि हम लोगों को और कहीं एग्जाम्पल के लिए जाने की ज़रूरत है नहीं। अब रही बात एनडीए में एंट्री की, तो ये एक चेंज, एक हिस्टोरिक चेंज है जो कि काफ़ी सारे फैक्टर्स में यहाँ पे रिलेवेंस रखता है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहली बात कि जब यहाँ पे इक्वल ट्रेनिंग मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इक्वल एक्सपोजर मिलता है, ऐसी सिचुएशन में एक बैलेंस्ड और एक काफ़ी डाइवर्स कैडर हमारे पास में ऑफिसर कैडर बन के रेडी होता है। अब ये नई सिचुएशंस के लिए एक नया पर्सपेक्टिव भी फिर लेकर आता है कि उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आर्मी की, तो बात सिर्फ ताकत की नहीं होती, यहाँ पे स्ट्रैटेजी की भी बात होती है, यहाँ पे आप किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं इसकी भी बात होती है, और ये उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना कि फिजिकल स्ट्रेंथ रखती है। तो जब हमारे पास में एक डाइवर्स कैडर बन के रेडी होगा तब हम लोग इवेंचुअली आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि जब मेल जो कैंडिडेट्स हैं ये जब फीमेल काउंटर पार्ट्स के साथ में ट्रेनिंग करते हैं, ऐसी सिचुएशन में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ओनली उनके दिमाग में एक इक्वालिटी, एक रिस्पेक्ट डेवलप होता है जो बाद में जाकर जो एक जेंडर बायस है इसको हटाने का काम करेगा।
इसके बाद में जो आज के कैडेट्स हैं वही बाद में जाके जनरल्स बनते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन में विमेन जब यहाँ पे कमांडिंग पोजीशन में आएंगी बाद में जाके, तब ये ग्लास सीलिंग जो है ना ये तोड़ देंगी। और ये जब ग्लास सीलिंग टूटेगी ना, तब इतनी सारी जो बच्चियाँ हैं उनको यहाँ पे एक मोटिवेशन मिलेगा। भले ही वो बाद में आर्मी में जाना चाहे ना जाना चाहे, लेकिन उनको एक यहाँ पे इतना बढ़िया मोटिवेशन मिलता है, एक आइडियल उनके लिए रेडी होते हैं कि जो हम करना चाहें ना वो कर सकते हैं। जो एक स्टीरियोटाइप है कि ये एक मेल सोसाइटी है, यहाँ पे आर्मी सिर्फ मेल का ही काम है ना, ये चीज़ हमें दिमाग से पहले हटानी पड़ेगी। क्योंकि हर एक जगह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक जगह दिमाग की ज़रूरत होती है। और ऐसी सिचुएशन में जब फीमेल अपने आप को प्रूव करती हैं, जो कि वो प्रूव कर ही रही हैं, हमारे पास में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो तब हम लोगों को और एक अच्छा एक प्रॉपर, अगर मैं वर्ड बोलना चाहूँ तो हमारे पास में एक आइडियल बहुत अच्छा एक रेडी हो जाता है सारी ही बच्चियों के लिए। तो ये जो एक नया चेंज आया है, ये एक पावर शिफ्ट है, एक ऐसा पावर शिफ्ट जो हम लोगों को एक नई जनरेशन दे रहा है, जहाँ पे हमारे पास में एक स्ट्रैटेजी की तरफ रिलेटेड, एक फिजिकल स्ट्रेंथ की तरफ रिलेटेड एज वेल एक नया ऑफिसर कैडर रेडी हो रहा है, जो कि बैलेंस्ड होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स्ड होगा। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा है कि फ़ौज जो है, फ़ौज एक्शंस देखती है, वहाँ पर सब इक्वल हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अगर आप कर सकते हैं तो आप फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ौज में केवल ये रूल चलता है। और अब मैं आप सब लोगों को अगेन बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। आप सब ने बहुत बच्चों की जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी सवाल बच्चों के थे, उन सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। और देखिए बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जीवन में आप हर चीज़ पा सकते हैं, आपको केवल अपने अंदर बदलाव करना होगा, अपनी कमियों को ढूंढिएगा। पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी लगती कि मेरे अंदर ये कमी मैं दूर कर सकता हूँ, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और इस कमी को दूर करने की प्रोसेस में आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुँचाने की प्रोसेस में डिफेंस वाला मैं, हमारे सारे फैकल्टीज़ हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। जय हिंद।